नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम आने वाले सप्ताह का कैसा कुछ रहेगा, ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर, ये तो चर्चा करेंगे ही। साथ में कुछ बड़े इवेंट हैं, दो जैसे होलिका दहन है, चंद्र ग्रहण है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है। वैसे एक अच्छी खबर यह है कि इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशि या आपका लग्न जो भी है, वृश्चिक राशि हो चाहे वृश्चिक लग्न हो, दोनों के लिए ये बराबर इंपॉर्टेंट रखता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये सुख और वैभव लेकर के आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि चंद्र ग्रहण से सारी राशियां ही खराब हों, कुछ राशियों के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, तो पहले सप्ताह के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, एक परिवर्तन तो ये है कि अभी शुक्र का 1 मार्च की रात को परिवर्तन होगा, मीन राशि में जाएंगे। आपके लिए मीन राशि पंचम भाव में पड़ती है। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि शुक्र की ये उच्च की राशि है, मीन की राशि, तो आपके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन रहने वाला है। दूसरी बात ये एक और बताऊं मैं आपको कि ये जो चंद्र ग्रहण होगा ये पूरे फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। ये नक्षत्र भी शुक्र का ही पड़ता है, ठीक है ना। और मंगल जो है वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु स्वयं अभी शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि डिग्री वाइज थोड़े से क्लोज ये आ जाएंगे। मंगल राहु के प्रभाव में आएंगे, इसका कुछ इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले करियर और जॉब की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 मार्च, 2 मार्च को चंद्रमा रहेंगे अपने ही खुद की राशि में नवम भाव में। देन उसके बाद में 3 और 4 मार्च के दिन चंद्रमा पंचम भाव में केतु के साथ में गोचर करेंगे। सूर्य की यहाँ पे दृष्टि है, साथ साथ में ये बाकी जो 4 ग्रह हैं इनकी भी सीधी सीधी दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो आप लोगों के लिए तो करियर के अंदर तो ऐसा समय है कि काफ़ी कुछ चेंजेस अभी लेकर के आ रहा होगा। अगर एक साथ कई कामों में हाथ डाल रखा है तो ये ज़रूर होगा कि काम सारे ही एक साथ हाथ डालने की वजह से किसी काम के अंदर बात नहीं बन रही होगी। जी हाँ, क्योंकि ग्रहों की जो पोजीशन है उसमें अगर आप बुध को छोड़ दे तो 3 पापी ग्रह हैं, पापी ग्रहों की सीधी सीधी दृष्टि पड़ना। यहाँ पे ऑलरेडी एक और पापी ग्रह बैठा हुआ है केतु, तो इतना अच्छा इम्पैक्ट इन ग्रहों का यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो काम की पोजीशन के हिसाब से थोड़ा तनाव है, थोड़ी टेंशन है। मल्टीपर्पज़ चीज़ों अगर आप एक साथ करते हैं तो दिक्कत थोड़ी रहेगी। हाँ, अगर सिंगल फेज के अंदर बिल्कुल फोकस करके अगर कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर रहे थे तो ज़रूर ही अच्छा समय रहेगा। चंद्रमा की यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा काम के अंदर आपको माइक्रो एनालिसिस, थोड़ा डीप जा करके चीज़ों को ज़रूर से समझाएगी, खास करके 3 और 4 मार्च के दिन। और यही जो दिन रहेंगे यही वो दिन रहेंगे जब हमारा ग्रह होलिका दहन भी होगा, ग्रहण भी होगा, ठीक है ना। तो ये 2 दिन काफ़ी डीप इनर साइंस को समझने का रहेगा। एक्चुअल में ये टाइम कुछ ऐसा रहेगा कि आपके लिए इंटरनली क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का थोड़ा टाइम रहेगा, और इंटरनली आप क्या चाहते हैं उसको जानने का समय रहेगा। काम के अंदर थोड़ा सा आपको ऐसा है कि किक ज़रूर से मिल सकता है। किक का इन द सेंस कि कुछ आप लोगों को ऐसे लोगों की सहायता ज़रूर प्राप्त होगी जो आपको बाहर से थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। मंगल का राहु के साथ में बीच में जो है नक्षत्र की क्लोजिंग आ जाना थोड़ा सा आदमी के अंदर एंगरनेस थोड़ा सा देता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन थोड़ा ज़्यादा देता है। तो कभी स्वभावगत या क्रोध में आकर के कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा जिससे आपके काम को डिस्टर्बेंस मिले, ठीक है ना। बात करें बिजनेस की, व्यापार की, तो यहाँ पे थोड़ी सी मामला ठीक नहीं है। कारण ये है कि शनि की 3री दृष्टि तो यहाँ पे पड़ती ही है, साथ में मंगल की 4थी दृष्टि भी यहीं पे पड़ती है, ठीक है। हालांकि इस भाव का स्वामी अभी उच्च का हो गया है पंचम के अंदर, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ है उच्च अवस्था को प्राप्त करके, तो फिर भी ये स्थिति अभी 1 मार्च के बाद में व्यापार के लिए थोड़ी ठीक है। इससे पहले की जो कंडीशन है वो व्यापार के लिए इतनी ज़्यादा शुभदायी नहीं मानी जा सकती। हाँ, लेकिन अब आने वाला जो समय है व्यापार में उन्नति समृद्धि ही दिखाता है। साथ ही साथ के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर दृष्टि भी जो है कन्या राशि के ऊपर पड़ती है, और यहाँ पे शुक्र की और शनि की दोनों की ही दृष्टियां पड़ेगी। लाभ भाव की दृष्टि पड़ेगी तो ये उस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। साथ में आपके व्यय भाव के व्यापार के साथ में अगर जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार होता है, यानी कि बाहर के देशों से, बाहर की सिटी, बाहर के स्टेट से अगर व्यापार है तो उसके अंदर भी शुक्र काफ़ी कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपको देगा। ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा ऐसा रहता है कि नींद वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा आती है ना। लेट नाइट थोड़ा सा सोते हैं लेकिन नींद बड़े लंबे समय तक आती, नींद जल्दी से टूटती नहीं है, आँख खुल भी जाती है तो थोड़ा सा नॉर्मल फेज के अंदर आने में आधी 1 घंटा लग जाता है कि चलो ठीक है, मतलब होश में आने में थोड़ा समय लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि आँख खुलते ही बिल्कुल एकदम बस टूट पड़े आगे अपने जो टास्क हैं उसके ऊपर। ऐसे समय के अंदर थोड़ी सी
रहती है, स्लोनेस व्यक्ति के अंदर थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि थोड़ा सा लेजी हो जाता है आदमी। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ फील कर रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। बात करें मनी, वेल्थ, प्रॉपर्टी वगैरह की, तो उसके अंदर थोड़ा डिस्प्यूट हमको दिखाई दे रहा है। जैसे कि पहले वाली हमारे को पोजीशन थी उसमें बस इतना हुआ है कि शुक्र जो है आगे खिसक गए हैं, बाकी चारों ग्रह तो अभी की अभी यहीं पे बैठे हैं। तो इसका एक और आप थोड़ा समझेंगे तो आपके 8वें भाव के मालिक और लाभ भाव के मालिक बुध बनते हैं। ठीक है, बुध की स्थिति क्या है? बुध की स्थिति ऐसी है कि ये 26 मार्च को तो वक्री हुए थे, 27 मार्च को अस्त हो गए। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाभेश जो है आपका, उसकी थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है। शुभ ग्रह है, इसके अलावा बाकी जो है हम थोड़े क्रूर ग्रह या पापी ग्रह कह सकते हैं इनको, उनकी पोजीशन है। तो प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा डिस्प्यूट्स हमको यहाँ पे दिखाई देता है। इस समय के दौरान अपनी माता जी का स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना? हाँ, प्रॉपर्टी को सेल करनी है उसके लिए समय फिर भी ठीक है, लेकिन नई संपत्ति खरीदने वगैरह के लिए समय इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। धन भाव का स्वामी भी आप लोगों के लिए 8वें के अंदर गया हुआ है, दृष्टि संबंध बनाता है, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव हमको यहाँ से दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी एसेट क्रिएट करने के लिए नहीं है, उसको अगर सेल करना है तो उसके लिए समय ये काफ़ी ठीक है। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप के अंदर अब जाकर के आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। शनि जैसा व्यक्ति का ग्रह रोमांस भाव में बैठा हुआ था, अब शुक्र आए हैं, रोमांस के कारक हैं, उच्च अवस्था के अंदर आए हैं, तो आपके रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़ोरदार तरीके से अच्छी शुरुआत होने वाली है। जो नीरसता चल रही थी वो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, रोमांस थोड़ा सा बढ़ेगा, मीटिंग्स होंगी, मतलब मिलेंगे आप, बातचीत बढ़ेगी, विचारों का आदान प्रदान होगा। तो ये समय रिलेशनशिप के लिए, रोमांस के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। फिर सप्तम का स्वामी पंचम में बैठा है, रिलेशनशिप तो बना ही रहा है। यहाँ के बैठे हुए ग्रह जो शनि है उनकी भी दृष्टि पड़ती है, तो जो प्रेम विवाह यानी कि जो आगे जा बढ़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को मैरिज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब जा करके वो अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, फैमिली वगैरह से बात कर सकते हैं। ठीक है ना? बात करते हैं मैरिज की। तो मैरिज के लिए तो मैंने आपको बताया ही कि जैसे 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वो थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी कड़क थी वहाँ पे, लेकिन शुक्र की वजह से थोड़ा दाम्पत्य जीवन भी आपका सुधर जाएगा। सब कुछ खराब नहीं है, कुछ अच्छा भी है, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, कुछ लोग ऐसे कमेंट करके चले जाते हैं कि सब कुछ खराब बताया है, ये है वो है, तो जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है। हर चीज़ आपको अच्छी मीठी बताया जाए तो ये ठीक नहीं है। ये तो वो बात हो जाएगी कि मीठा गप और कड़वा थू। तो जो स्थिति है वो बतानी ज़रूरी है। अगर कुछ चीज़ों को समझ करके अगर आप ठीक से डिसीजन ले पाएँ, अगर किसी नुकसान से बच पाएँ, तो ये हम मानते हैं कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। ठीक है ना? बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिए अभी स्थिति ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में इतनी कोई समस्या नहीं है। सप्ताह के आखिरी के 2 दिन बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा तुला राशि में होंगे, सीधे दृष्टि डालेंगे मेष राशि के ऊपर। ठीक है, इस भाव का स्वामी अपने से 11वें गया हुआ है, तो क्योंकि दृष्टि संबंध भी नहीं आता मेष राशि के ऊपर, तो अभी तो स्थिति आप लोगों के लिए थोड़ी ठीक है। हेल्थ वगैरह के मामले में मैं कहूँगा कि ओके रिपोर्ट है, और बस ये है कि अपनी मदर साइड से जो है उनका थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आप फीमेल हैं तो अपनी मदर इन लॉ का भी ध्यान आप लोगों को हेल्थ का थोड़ा सा रखना चाहिए। खास करके इसमें कई सारी चीज़ें हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको है, या फिर जिनको थोड़ी सी ऐसा है कि हड्डियों की संबंधित प्रॉब्लम रहती है ना, कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ा सा स्पेशली सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं आने वाले बड़े इवेंट्स की। तो पहला इवेंट है होलिका दहन, इसके बारे में जान लीजिए। ये जो होगा 2 मार्च की रात को। 2 मार्च की रात का मतलब हुआ कि अगर हम समय बदल लेते हैं 12 बजे बाद में तो 3 मार्च लग जाएगा। तो रात को 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में अमूमन ये एवरेज टाइम है, इस समय होलिका दहन का एक मुहूर्त रहता है, तो रहेगा इसी समय पे होलिका दहन होगा। और वैसे स्थानीय समय में संशोधन हो जाता है, समय तो एग्जैक्टली 1:26 से 2:47 का है, तो आपकी सिटी के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट भी करेंगे तो भी 1:30 से 2:30 के बीच में एवरेज टाइम निकल आता है। आगे बढ़ेंगे, सूर्य उदय होगा, सूर्य उगते ही उस दिन सूतक लग जाएगा। किसका? ग्रहण का। मंगलवार 3 जनवरी को ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। इसमें राजस्थान का वेस्ट भाग और गुजरात का वेस्ट भाग इसको छोड़ करके, और इधर से अगर आप देखेंगे तो अमूमन बिहार बंगाल का जो एरिया है वहाँ से इनके बीच की जो जगह है वहाँ पे जो चंद्रमा है उसका ग्रहण के साथ में ही उदय होगा। ठीक है, दिन में ये दृश्य होगा, रात्रि में नहीं होगा। 3:20 से लेकर के और 6:47 तक दोपहर का जो समय है, दोपहर के शाम तक, वहाँ तक ये पर्व काल रहेगा चंद्र ग्रहण का। इस समय पे पूजा पाठ जो है वो की जा सकती है, लेकिन जो विग्रह हैं यानी कि जो मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं आपकी देवालय के अंदर, उनको स्पर्श नहीं करना होता है। आपकी जो भी गौमुखी जो माला है जिससे आप मंत्र करते हैं उसको भी स्पर्श नहीं करना होता है।
ठीक है ना। बाकी आप मानसिक जाप कर सकते हैं। जाप किसका करें, तो आप या तो देवी का आराधना कीजिए, और नहीं तो एक चंद्रमा का स्तोत्र है अगस्त मुनि का, तो उसमें 3 श्लोक हैं। तो अगर आप मैसेज कर देते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा उसको, तो आप उस समय उसका भी जाप कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। दान पुण्य इस समय किया जा सकता है, इसमें ऐसा कोई परहेज नहीं है कि ग्रहण लग रहा है तो दान पुण्य ना करें, बिल्कुल अवश्य करें, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। इसमें ये टाइमिंग का कोई चक्कर नहीं है, करेंगे तो बहुत आपके लिए लाभदायी होगा, ठीक है ना। अब बात यह है कि ये ग्रहण आपके लिए क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये ग्रहण आपके लिए सुख और वैभव ये चीज़ लेके आएगा। ग्रहण हमेशा हर राशि के लिए नेगेटिव नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले बताया। इस ग्रहण के बाद में इस ग्रहण का इम्पैक्ट जो आपके ऊपर आएगा वो थोड़ा सुख और वैभव का आएगा। तो तसल्ली मनाइए, और जितना ज़्यादा अगर दान कर पाएँ या चैंटिंग कर पाएँ तो बहुत बढ़िया। कुछ भी ना करें तो एक नियम ये है कि बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके, बुजुर्गों को छोड़ करके बाकी लोगों को आहार वगैरह ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या जैसे स्वास्थ्य अलाउ करे वैसे काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा खाएं भी तो हल्का फुल्का ही खाना खाएं, ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना है, ठीक है ना खाएं तो बहुत ही बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए हो आप तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। एक और बात कि अब क्या है, सामान्य रूप से लोगों को समझ में नहीं आता है कि साहब हमारा लग्न क्या है, राशि क्या है, किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। ये सब चीज़ें जानने के बाद ही हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति जो है उसकी कुंडली का एनालिसिस ठीक से कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या कोई समस्या है जिसका ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो जो नीचे व्हाट्सअप नंबर है या हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, कहीं पर भी जाके अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया कीजिए चैनल को, नए हो तो, और इसको वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हाइप आप करने का प्रयास कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।